This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, बिज़नेस लंच में आज हम जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ये इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की मईशत जो है उसमें बैकबोन की हैसियत रखती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम कौन सी इंडस्ट्री की बात करने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, और जो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है ये भी कहा जाता है कि उसका में जो डोमिनेट करती है जो इंडस्ट्री वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री कन्फ्रंट प्रॉब्लम्स। और सबसे बड़ी बात है कि इस मिर्ज़ा इख्तियार बेग की जब मैं बात करती हूँ तो वो बड़ा बुनियादी किरदार अदा करते हैं इसमें। आज मैं उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग, फॉर्मर एडवाइजर टू पीएम ऑन टेक्सटाइल। इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं कि जो बात मैंने कही वो किस हद तक दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? प्लेजर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और अपना आप टाइम दे रहे हैं। और सबसे पहले तो यही बात मैं आपसे करूँगी कि एक आम परसेप्शन है कि हो सकता है कि शायद मैं गलत भी हूँ कि कुछ अर्से पहले तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत आगे थे और बड़ा हमारा नाम था, लेकिन आज जब हम जिक्र करते हैं बांग्लादेश का ही तो या तो वो हमारे बराबर ही हमसे आगे निकल गया है। इसकी क्या रीज़न है? आपने बिल्कुल सही कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी बैकबोन है, हमारी टोटल एक्सपोर्ट अगर 26 बिलियन डॉलर हैं तो 50% 13 बिलियन डॉलर सिर्फ टेक्सटाइल की हैं। सही। 40% जॉब्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टेक्सटाइल के सनत पैदा करती है, इसका जीडीपी में 9-10% हमारा शेयर है। तो ये बहुत ही अहम सनत थी। और ये हम दुनिया में चौथे बड़े कॉटन ग्रोअर हैं, तीसरे बड़े कॉटन के इस्तेमाल करने वाले मुल्क हैं दुनिया में, दूसरे बड़े एक्सपोर्टर ऑफ यार्न एंड ग्रे फैब्रिक थे। लेकिन और दुनिया के तमाम टॉप ब्रांड पाकिस्तान में बनते थे और अब भी बन रहे हैं, लेकिन आस्ते आस्ते हमने अपनी एज को खोने लगे। और उसकी सिर्फ एक वजह है, ताकि कंफ्यूज ना हो आप, वो हमारी पैदावारी लागत में तेज़ी से इजाफा हुआ है। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अब मैं एक मिसाल दूं, हमारी मिनिमम वेजेस 13,000 है, अब 15,000 की बात कर रहे हैं। ये 8,000 होती थी, हर साल बढ़ते बढ़ते। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बढ़नी चाहिए, गरीब का 13,000 में भी गुजारा नहीं है, लेकिन ये एक रीज़न बना आपके कॉस्ट बढ़ाने का। दूसरी, आपकी एनर्जी की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। आपके यहाँ थर्मल से पैदा करने वाली एनर्जी सबसे ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा, जो सबसे महंगी है, 24 रुपये फी यूनिट। आपके पास सस्ते ज़राए से बिजली पैदा करने वाले जो सोर्सेज हैं, जिसमें हाइड्रो है, कोल है, कोल से 1% बिजली हम पैदा कर रहे हैं। पोलैंड 80% पे कर रहा है, पैदा कर रहा है। इंडिया 52% बिजली पैदा कर रहा है कोयले से, हम सिर्फ 1% भी नहीं। और दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व 175 बिलियन टन कोयले के रिजर्व थर के हमारे, उसको इस्तेमाल नहीं कर सके अभी तक। वो काला सोना ज़मीन के अंदर ही है। तो ये सब चीज़ों ने हमारी पैदावारी लागत बढ़ाई। और फिर एनर्जी की शॉर्टेज थी हमारा पंजाब में, ख़ास तौर से लोड शेडिंग ने वक्त पे लोग डिलीवरी नहीं दिए, उससे भी बायर जो हैं अपसेट होते हैं। और एक चीज़ और माजी में थी जो अब बेहतर हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी कि बायर्स ने हमारे यहाँ आना कम कर दिया। और उससे तो ये 4 चीज़ें थी, एनर्जी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें वेजेस वगैरह आपके शामिल हैं, आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी जिसकी वजह से, और गैस की लोड शेडिंग वगैरह, ये जो और बिजली की लोड शेडिंग है जिसकी वजह से हमारी सनत जो है मुतासर हुई। और आपने देखा कि बांग्लादेश जो हमारे बाद आया था, ना उसमें कॉटन पैदा होती, ना यान पैदा होता था, ना कपड़ा वहाँ पैदा होता, तो हमसे ख़रीदते थे, इंडिया से ख़रीदते थे। आज उसकी एक्सपोर्ट हमसे दुगनी हो गई है टेक्सटाइल की। हमारी 13 मिलियन है, बांग्लादेश की 26-27 मिलियन। वियतनाम हमसे बहुत आगे गया, सिर्फ टेक्सटाइल की उसकी एक्सपोर्ट 50 बिलियन डॉलर। तो कंबोडिया अब तेज़ी से आगे आ रहा है। तो हमें जो दुख है वो ये है कि पहले लोग कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, बांग्लादेश को जीएसपी प्लस स्टेटस मिला हुआ था, हमें ड्यूटी देनी पड़ती थी। वो भी हमने, आपको याद हो कि मैंने अपने दौर में बहुत काम किया था, और इस हुकूमत की शुरू में ही जीएसपी प्लस मिल गया पाकिस्तान को, जो एक बड़ा ट्रेड कंसेशन था जिसमें 27 ममालिक को बगैर ड्यूटी आप एक्सपोर्ट की मराहत आपको मिल गई थी। लेकिन
उसके बावजूद हम क्वांटम जंप एक्सपोर्ट में नहीं कर सके। बच आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 13 से 14% हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है। अभी आप जब जिक्र करें जीएसपी प्लस की, तो जीएसपी प्लस को तो 3 साल के लिए एक्सटेंड भी कर दिया गया है, तो इससे क्या जीएसपी प्लस का ये है कि 10 साल के लिए था। 1 जनवरी 2014 से ये हमको मराहत मिली थी ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट टू EU कंट्रीज, और 10 साल के लिए थी। लेकिन इसका हर 2 साल के बाद इसका रिव्यू होना था, और वो 27 कन्वेंशन जो हमने साइन किए हैं, वो कन्वेंशन देखते हैं कि उस पर अमल हुआ कि नहीं हुआ। उसमें हमने चाइल्ड लेबर का कन्वेंशन किया है, ह्यूमन राइट्स का हमने कि हम अपने इंसानी हुकूक को पामाल नहीं करेंगे, वो हमने साइन किया हुआ है। ख्वातीन के बारे में उसमें कन्वेंशंस हैं, चाइल्ड लेबर के बारे में 27 कन्वेंशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है कि इंटरनेशनल ब्रांड के हम यहाँ कॉपियाँ नहीं बनाएंगे, डुप्लीकेट नहीं करेंगे, ये हमने किए थे। और अपनी कैबिनेट से बाकायदा उसको हमने रेटिफाई कराया था। तो मुझे शुक्र है, और बड़ा मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि कल की मीटिंग में पॉजिटिव मैसेज गए, और जो चीज़ भी रिपोर्ट पेश की गई है उसमें उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान, जो ब्रसल्स की मीटिंग थी, कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हुई है, और ख्वातीन के हुकूक के ऊपर भी मुस्बत काम हुआ है, जुडिशरी पे भी, इसका पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया है। इंशाल्लाह ये एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन हमारे बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनको ये नहीं मिला। इंडिया वो तो हर लम्हे इस फिक्र में कि किसी तरह से हमारा ये दोबारा सस्पेंड हो जाए। और ये रिव्यू के मानी यही होते हैं कि अगर आपने कहीं पे कोताही की है, उन वादों को, उन एग्रीमेंट्स को जो आपने 27 साइन करके दिए हैं, फिर ये रिवर्स कर सकते। तो इख्तियार साहब, इसका मतलब है कि हम जो हैं, हमने बिल्कुल कोई पामाली नहीं की, हमने प्रॉपर किया, जब भी उसको रिव्यू किया गया है और पे एक्सटेंड करने की बात भी की गई है, तो यहाँ तो पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी एक बनाई थी, मैंने खुर्रम दस्तगीर साहब को कहा था कि इसका एक सेल हो जो इन 27 कन्वेंशन को देखे कि इसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई है, और हुई है तो फिर उसकी हम प्रॉपर रिप्लाई बतलाएं, और आगे के लिए उन्हें बतलाएं कि हमने क्या इक़दामात लिए हैं। क्योंकि ये मेरे दिल से बहुत करीब है। मैंने जीएसपी प्लस, जो रिवाइज जीएसपी प्लस प्रपोजल दिया था, वो मेरा बनाया हुआ था, और उसमें 1% टोटल एक्सपोर्ट के बजाय 2% टोटल एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू EU कंट्री तक उन्होंने हमें टारगेट एक्सेप्ट किया था हमारा। क्योंकि 1% तो हम ऑलरेडी हैं, तो इसलिए हम उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते। फिर मैंने कराया था 2% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसका क्रेडिट तो फिर आपको जाता है ना। बस ये मुल्क को जाए अल्लाह ताला। हमने मेहनत की थी, लेकिन वो होता है ना कि बॉल गोल में जो डालता है वो उसी खिलाड़ी का नाम होता है। तो इस बार इस हुकूमत में चौधरी सरवर साहब हैं और खुर्रम दस्तगीर साहब जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इनके हाथों से गोल हुआ है। तो बहरहाल मैं कभी भी ये नहीं कहता कि क्रेडिट मुझे मिले या किसी, मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए। एग्जैक्टली। मगर मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि एक बुनियादी किरदार आप अदा कर रहे हैं हमेशा से, और करते चले आ रहे हैं, और आगे भी करेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से आपका एक बड़ा नाम है मिर्जा साहब। यहाँ पे मैं बात करूँगी क्योंकि मैं करंट थोड़ी सी बातें कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी ये जो हमारे मसाइल आपने बताई, 4 प्रॉब्लम्स जिससे 2-4 हम हुए, जिनमें से एक थोड़ी बेहतर हुई, बाकी 3 के बारे में जानती हूँ। लेकिन आप इस्लामाबाद गए हुए थे, जिसमें आपने वुज़रा कैबिनेट थी, वज़ीर आज़म थे, 2 दिन तक आपकी जो है उनसे प्रेजेंटेशन वगैरह हुई, तो उसका कोई रिजल्ट सामने आया? कोई आपको लगता है कि पॉजिटिविटी आगे नजर आ रही है? जब हमारी एक्सपोर्ट गिर रही थी और 14% गिर गई जीएसपी प्लस मिलने के बाद, तो ये बड़ा लहमा फिक्रिया था कि भाई ये कहाँ पे लीकेज है, डैमरेज, ये हैमरेज कहाँ से हो रहा है। तो वज़ीर आज़म ने मुल्क के मुमताज़ एक्सपोर्टर और उनकी एसोसिएशन को 2 दिन के लिए इस्लामाबाद में बुलाए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये जिम्मेदारी दी गई थी, और मुझे भी उसमें ख़ास तौर से मदऊ किया था प्रेजेंटेशन देने के लिए पाकिस्तान डेनिम मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से। और पहले दिन हमने जितने वज़रा थे, एहसन इकबाल थे, वाटर एंड पावर के थे, ख्वाजा आसिफ थे, पेट्रोलियम के शाहिद खान अब्बासी थे, इसाक डार साहब थे, उनको पूरी प्रेजेंटेशन दी। फिर उन प्रेजेंटेशन का लुब्बे लबाब वज़ीर आज़म को शाम में दिया गया। तो सुबह वज़ीर आज़म साहब ने 9 बजे से मीटिंग थी, उसको 8:30 कराई, और 1:30 बजे तक नो एंट्री, दरवाजे बंद। सर मुझे बताएं ये, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि कंसर्न थे वो, फिक्रमंद थे, परेशान। मैंने भी अपने प्रेजेंटेशन में और उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है। कहते हैं क्यों बढ़ रही है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा नहीं, आपको नहीं पता, इनडायरेक्ट टैक्सेस 4 से 5% एक्सपोर्टर पे भी लग गए। एक्सपोर्ट का एक थंब रूल होता है, जैसे
सूरज मशरिक से निकलता है, मानूर कभी सोच ही नहीं सकती कि मगरिब से निकलेगा, उसने मशरिक से ही निकलना है। ऐसे एक्सपोर्ट का दुनिया का एक कानून है कि जहां जो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं उस पर कोई टैक्स नहीं होता, वो जीरो रेटेड होती हैं। आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिए, आपने एडवांस टैक्सेस लगा दिए, आपने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज लगा दिया कि एक्सपोर्ट की पेमेंट आई उसी से कट जाएंगे, और आपने रेवेन्यू ले लिया इनडायरेक्ट टैक्सेस का। टैक्सेस लगने चाहिए मुनाफे पे, प्रॉफिट हो तो टैक्स ले, नॉट टर्नओवर के ऊपर। ये एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स आई तो उसमें से काट लिया, मिना कर लिया। तो हमारे एक तो 4 से 5% ये थी। मुझे बड़ी खुशी है, और बड़ी खुशी है कि अभी 1 हफ्ते पहले उन्होंने 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स को जीरो रेटेड कर दिया है, और उन्होंने 1 जुलाई तो इससे फायदा पहुंचेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। ये है कि सेल टैक्स नहीं लगेगा। पहले क्या होता था, सेल टैक्स लेते थे और फिर रिफंड करते थे। आज 200 अरब रुपए के सेल टैक्स के रिफंड फंसे हुए हैं। ये हमारा वर्किंग कैपिटल होता था, ये फंस गया जाके बिहार में। आपने क्या करा, या तो बैंकों से मजीद आप कर्जे लें, बिल्कुल हर एक को बैंक कर्जे देता नहीं, या अपनी एक्टिविटी को श्रिंक करें। सही, हम लोगों ने अपनी एक्टिविटीज को श्रिंक करना शुरू कर दिया, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज फैलने के बजाय श्रिंक हो रही थी, क्योंकि उनको वर्किंग कैपिटल 200 अरब एफबीआर में फंस गया था रिफंड्स का। जी, ये भी मुझे आपसे बात करनी थी, क्या इससे क्या है? हाँ, तो ये वो पैसे थे जिससे आपकी लिक्विडिटी क्रंच होता था, और उनको वापस लेने के लिए करप्शन करनी पड़ती थी, कमीशंस देने पड़ते थे। तो ये सब चीज़ें थी। हमने उनसे कहा कि जो आप देते हैं लेते हैं वो वापस कर देते हैं, और ये एफबीआर ने खुद कहा कि 6 अरब रुपए का उससे टोटल फर्क पड़ता है, क्योंकि जो कॉटन की चीज़ें हम बनाते हैं वो एक शक्ल में या दूसरी शक्ल में एक्सपोर्ट हो जाती है, तो उसके ऊपर तो टैक्स बनता ही नहीं। तो ये अल्लाह की बड़ी। फिर मैंने कहा था कि एनर्जी की कॉस्ट ज़्यादा है, आपकी 24 रुपए या 14 रुपए की बिजली के ऊपर बांग्लादेश की आधी है हमसे, वेजेस हमसे आधी है बांग्लादेश की, 7,000 रुपए है बांग्लादेशी टका, हमारे 13,000 रुपए है। तो उन्होंने इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, अभी वो कराची में आए थे वजीर आजम साहब, हमारी फेडरेशन की एक्सपोर्ट ट्रॉफी थी, उसमें ऐलान करा कि 3 रुपए फी यूनिट सनती सार्फिन को, सिर्फ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को उन्होंने कम कर दिए। और वो देखें, सुना कि उसके आगे ये नोटिफिकेशन में मुल्क से बाहर था। ये दूसरी चीज़ भी बड़ी मुस्बत और अच्छी बात हुई है। तीसरी चीज़ जो बिजली और गैस की लोड शेडिंग थी, उसमें तो बहुत बेहतरी आई है, नई जनरेशन भी हुई है। मैं पढ़ भी रही थी इस बारे में, कराची में इतनी लोड शेडिंग नहीं है, गैस की थोड़ी बहुत है। पंजाब में होती थी, उन्हें वापडा बिजली दे रहे हैं, लिहाजा अब वो जो था कि 5 दिन इंडस्ट्री बंद रहेंगी, 4 दिन इंडस्ट्री बंद रहेगी, सुनने में आएगा कभी भी ना, वो नहीं आ रहा है। इस तरह की खबरें आएंगी सामने। 10,000 मेगावाट की बिजली सीपैक, चाइना इकोनॉमिक, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स के तहत इंशाल्लाह 2017 के एंड या 2018 के बिगनिंग में हमारे ग्रिड में आ जाएगी। तो लोड शेडिंग की जो शॉर्ट फॉल है ना, जिसकी वजह से लोड शेडिंग होती है, तकरीबन खत्म हो जाएगी। और अगर हम इसकी बात करें, जो कतर से एलएनजी की जो है वो 50 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट जो है सिंध में लगा रहे हैं, और काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप जो हैं, सफ़ायर का है, गुल अहमद का है, अलकरम का है, ये नवीना वाले हैं, ये मुतबादिल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हुकूमत की तरजीहात में से है, और इंशाल्लाह, क्योंकि हुकूमत भी आनी चाहती है, हुकूमत जो है आपका साथ देगी और दे रही है। जब एक बात और भी है ना, उनका फायदा है, वो आना चाहते हैं इलेक्शन में नो लोड शेडिंग का नारा लेके। अभी जो नए इलेक्शन होंगे तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है नारा लेके, नो लोड शेडिंग। जो लोड शेडिंग थी, हमने वादा किया था, खत्म कर दी, ताकि लोगों के वोट बैंक उनको मिले। तो उनका भी पूरी कोशिश है, क्योंकि अभी वजीर आजम बिन कासिम में गए थे, तो एक कोल का अपना प्रोजेक्ट था, उसमें तेजी से दिन रात काम हो रहा था। तो उन्होंने उनसे पूछा, कब दे रहे हैं आप मुझे तैयार करके टर्न की पे? उसने कहा 2018 के बीच में। उसने कहा नहीं, 17 के एंड में मुझे चाहिए, 31 दिसंबर तक दे दो। चलें, क्योंकि इलेक्शन हो जाएगा। इसको तो ब्रिलियंट वर्ड यूज करना चाहिए कि वाकई अगर ये काम होगा तो हम लोग तरजीहात में है, तरजीहात में है। बिल्कुल। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि गैस की भी बात करूं, अगर मैं आपसे, जो कतर की इसे एलएनजी की दरामद के बाद, क्या गैस के जो बहरान का मसला था हल किया जा सकेगा? ये देखिए, एलएनजी एक वो चीज है कि हर मुल्क में तो गैस नहीं होती, हर मुल्क में तेल नहीं निकलता,
कोरिया है, जापान है, इंडिया है, ये 30-40 सालों से 50 सालों से LNG इंपोर्ट करते हैं। LNG होती है कि कुदरती गैस होती है, उसको वहाँ पे लिक्विड की शक्ल में जहाज़ों में डाल दिया जाता है। वो जहाज़ यहाँ आके दोबारा लिक्विड से गैस बना देते हैं गैसिफिकेशन से, और नेशनल जो लाइन है ट्रांसमिशन लाइन गैस की, उसमें डाल दिया जाता है। ये दुनिया कर रहा है, हमने करा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ टर्मिनल था। अल्लाह ताला का करम है कि हमारे यहाँ एक टर्मिनल बन गया, एंग्रो के साथ एक और टर्मिनल बन रहा है, और अभी वज़ीर आज़म ने कतर में एग्रीमेंट भी $15 बिलियन का साइन कर आए हैं LNG। और अल्लाह का इतना शुक्र है हमारे पे कि उस वक्त हमने एग्रीमेंट साइन करा है, गर्दन पकड़ी है उनकी, जब LNG लोएस्ट प्राइस पे थी दुनिया में, क्योंकि LNG का ताल्लुक तेल की कीमतों से है। तेल की कीमत जब $27 और $26 हो गई तो LNG की भी कम हो गई, तो 5.5 या कुछ पे उन्होंने LNG साइन करा है, जो एक बहुत अच्छा रेट है। और अब ये LNG गैस जब आएगी तो इससे यकीनन हमारी गैस की जो 2 बिलियन क्यूबिक फीट की शॉर्टेज है, उसमें तकरीबन आधा हम इसकी इस तरह से कर सकते हैं। बाकी हमारी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, तापी गैस का मंसूबा है, तो ये तीनों चीज़ें हो जाएं तो गैस की शॉर्टेज वहीं से भी ये शॉर्टेज नज़र नहीं आ रही। एग्जैक्टली जब हम बात कर ही रहे हैं इस वक्त पावर की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो इसमें हम तेल की कीमतों के बाद जो सनतों के लिए पावर टैरिफ्स में कमी का इम्कान था, जो कि हुकूमत की जानिब से पूरा नहीं किया गया, इसकी कोई रीज़न है? देखिए, वही मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल यूनिट 3 रुपये फी यूनिट की कमी का ऐलान किया था वज़ीर आज़म साहब ने। अब उसका नोटिफिकेशन आ गया है। आप मेरे ख्याल से जो बात कर रही हैं, आप ये कर रही हैं कि तेल की कीमतें जितनी कम हुई हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी कम नहीं की गई। वो प्रोरेटा रेशो पे नहीं है। यस, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नहीं तो हमारे पास 40-50 रुपए का पेट्रोल डलना चाहिए था गाड़ियों में, 50-55 रुपए का डल जाता है, 70 रुपए में आप प्लस में डाल रहा। उसकी वजह है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से 2 चीज़ें जो दुनिया में सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होती, हमारे यहाँ वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। एक है यूटिलिटीज़। दुनिया में यूटिलिटीज़ पे कमाया नहीं जाता, जो आता है वो दे देते हैं, जो कॉस्ट होती है वो ले लेते हैं। हमने यूटिलिटीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन रखा हुआ है, और रेवेन्यू आता है उसमें दुनिया के सरचार्ज वर्चार्ज भरे हुए हैं, आपको पता है। और पेट्रोलियम की मसनूआत पे भी हमारा कोई 30 रुपए के करीब, 35 रुपए के करीब हमने सरचार्ज और दूसरे लीवेज डाले हुए हैं। और उसकी वजह यह है कि अगर पेट्रोलियम की कीमतें कम हुई तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम हो गए। तो उन्होंने जो सेल टैक्स 17% लगाते थे उसको 34% कर दिया कि उनकी कमी ना हो। तो इस तरह से हमारे पेट्रोलियम मसनूआत मुल्क में इतनी कम नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी, या जितना इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, मकामी इंडस्ट्री के लिए जब पावर टैरिफ की बात करते हैं तो इसका मसला किस तरह हल किया जा सकता है? देखिए, मुकामी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना ही करना है आपने। और ये वो बच्चा होता है कि वो नालायक है कि लायक है, बच्चा आपका है तो आपने उसको प्रोटेक्शन देनी होती है ताकि अपने पैरों पे खड़े हो जाए, सही, ताकि वो कमापूत बने, मुल्क के लिए कमाए, जॉब क्रिएट करे, रेवेन्यू दे, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैं एक मिसाल दूंगा, तुर्की हमारा इतना करीबी मुल्क है, जब जाए वो यहाँ से प्यार शुरू करता है, यहाँ से प्यार करते हैं यहाँ। लेकिन उन्होंने अपनी लोकल इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन के लिए 18% ड्यूटी लगा दी हमारी टेक्सटाइल की मसनूआत पे, डेनिम फैब्रिक पे। 6% पहले थी, कितनी हो गई? 24%। जीरो एक्सपोर्ट हो गई। 24% ड्यूटी दे के वहाँ बारे में नहीं आता। अब लोग लोकल इंडस्ट्री से वहाँ खरीद रहे हैं। इसको बोसा, जो बड़े बड़े मिल हैं डेनिम के, हर मिल हमारा डेनिम का आधी एक्सपोर्ट अपने मिल की टर्की करता था। आज टर्की बंद हो गई। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपने लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस वक्त? तो हमें इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए अभी चाइना के साथ हमने FTA साइन करा। चाइना हमारा सबसे मुखलिस और सबसे करीबी दोस्त है, और उनके साथ ट्रेड में हमारा इजाफा हो रहा है। वो हमारे साथ सरमाकारी कर रहे हैं 46 बिलियन डॉलर की। लेकिन अभी हम सेकंड फेज में FTA के जा रहे हैं चाइना के साथ। पहला फेज में जो जो चीज़ें हमने ड्यूटी फ्री करनी थी वो कर दी। पता चला चाइना से एक्सपोर्ट 3-4 गुना हो गई है, हमारी एक्सपोर्ट चाइना कुछ भी नहीं हुआ।
तो उनको फ़ायदा पहुंचा। तो मैंने अभी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के लोग आए हुए थे, डीजी, मैंने उनको प्रेजेंटेशन देते हुए फेडरेशन में कहा था कि खुदा के वास्ते पे सेकंड फेज़ में वो हमसे मज़ीद कह रहे हैं कि ये आइटम पे ड्यूटी ख़त्म करो, गारमेंट्स पे भी, इस पे भी, वो भी। आप तो नहीं भेज सकेंगे, वहाँ से गारमेंट्स यहाँ आ जाएंगे और इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। लिहाजा हमें सोच समझ के चलना है इस मामले में कि हमारी लोकल इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ जब हमने ये सब देखा, अगर हम साल 2015 की बात करते हैं, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बदतरीन इस लिहाज से तो साबित हुई ना, जहाँ पे हम हर तरफ देख रहे हैं कि ख़त्म ही होता जा रहा है। साल 2016 जो है, इसमें कोई अच्छी भी तवक्कात की जा सकती है? जब आपने ये प्रेजेंटेशन भी दी है, मीटिंग भी हुई है, बाकायदा पीएम साहब ने इस पे गौर भी किया है। देखिए, मैं बहुत ही गलत बात करूँगा अगर मैं ये कहूँ कि नहीं हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं किया गया। यकीनन कोशिश कर रहे हैं वो। बिजली और गैस की लोड शेडिंग उनकी टॉप तरजीहात में से है। इंडस्ट्रियल गैस, इंडस्ट्रियल जो कंज्यूमर हैं पावर के, उनको 3 रुपये फी यूनिट, जो 20% होता है, वो उन्होंने कम किया है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, फिर आपके पास आती हूँ मैं एक बार फिर से, खासतौर से यहाँ से के जो मसाइल आपने 4 बताए, जिसमें हमने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर तो हमारा इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन वो जो बाकी 3 मसाइल हैं वो किस तरह ग्रेजुअली बेहतर होंगे, ये आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। जी जनाब, ब्रेक से आ गए वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग हमारे साथ हैं। उनसे बात हो रही थी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिन बहराना का शिकार है, जिनमें मेन उन्होंने 4 पॉइंट्स बताए थे, जिसमें मैंने जहां छोड़ी थी बात वही कि भाई लॉ एंड ऑर्डर तो चलें अपनी जगह, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया। उससे यकीनन हम जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होती है तो खुद ब खुद हमारा एक इमेज जो है वो बेहतर से बेहतर होता है, और लोग आने से घबराते भी नहीं है, खासतौर से बाहर से आने वाला जो इन्वेस्टर होता है। बात हो रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। यही चाहूँगी आपसे पूछना कि जब हम बात करते हैं अपनी पाकिस्तानी मसनूआत के शेयर अपने हमसाया ममालिक की जब बात करते हैं, उसके मुकाबले में आलमी मार्केट्स में गिरता जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक नेचुरल सिनर्जी बनती है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कम ज़्यादा हो सकती है। अभी यहाँ मैंने एक टेक्सटाइल एग्जीबिशन मशीनरी की इनाग्रेट की थी, GTEX ग्लोबल टेक्सटाइल एग्जीबिशन यहाँ कराची में, एक्सपो सेंटर में। एक और आ रही है टेक्सटाइल एशिया। इसमें दुनिया के सबसे बड़े बड़े टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरर्स आते हैं कि जो अपनी मशीनें बेचना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, इनॉग्रेशन के वक्त सबसे बातचीत हुई, वो कहते हैं कि जी अब भी हमारी एक बहुत बड़ी मार्केट टेक्सटाइल की पाकिस्तान है, क्योंकि हमारी ये मशीनें यहाँ लगी हुई हैं और इन मशीनों पे आपके जो मालिकान है उनका ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस है, और वो मशीनें बेच रहे हैं और आगे भी उन्हें उम्मीद है कि यहाँ बिकेंगे। इसके माने पाकिस्तान आने वाले वक्त में बिलखुसूस चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के जब मंसूबे मुकम्मल होते हैं और राहदारी के दोनों तरफ स्पेशल इकनॉमिक जोन, अभी जो डीजी साहब आए थे उसी के लिए मेरे पास आए थे, हम ये कमेटी बनाई एक CPEC की हाई पावर्ड, उसमें मैं भी हूँ। तो हमने उनसे कहा कि आप जोनों को आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या एक्टिविटीज़ की सनतें लगेंगी, क्या मराहत उनको दी जाएंगी, क्या मराहत उन्हें चाहिए। यूटिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें तो लोग फिर सरमायाकारी करेंगे। तो उस पर हमने उन्हें बहुत अच्छी और तफसीली जो तजावीज़ दी थी। तो अब मेरा कहने का मकसद है कि एक रिसेशन से हम निकल आएँ। इस वक्त ग्लोबल मेल्टडाउन है, मानूर ये याद रखिएगा। चाइना ने अपनी करेंसी बुरी तरह गिराई है, चाइना का स्टॉक एक्सचेंज टूट गया है, और दूसरे ममालिक का रीजन में भी स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी है और करेंसियाँ भी उनके दबाव का शिकार है। यूरोप में मंदी है, लिहाजा डिमांड कम है, इंटरनेशनली सारा दबाव आया हुआ है, की कीमतें कम हुई हैं, ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, तो गल्फ कंट्रीज, मिडल ईस्ट पट्टा बैठा हुआ है, सेंट्रल एशियन बेचारे बैठे हुए हैं। उससे ऑयल चिप्स की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, बार बार उठती हैं, फिर गिर जाती हैं, फिर उठती हैं, फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बिकता है जब फॉरेन इन्वेस्टर्स का, फिर बैठ जाती हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया में एक ग्लोबल मेल्टडाउन, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान फिर भी मैं समझता हूँ हमारा स्टॉक एक्सचेंज
ने काफ़ी रिकवरी की है और आधा तो खड़ा हो गया है, और भी अगर ज़रा सा टाइम मिला तो मैं समझता हूँ वो सही हो जाएगा। हमारी सनत भी फाइट कर रही है। ये जो चीज़ें, आपका सवाल था कि जो 4 रीज़न बतलाए थे, उसमें एक चीज़ तो एड्रेस हो गई है कि एक्सपोर्ट को 0 रेटेड करें। उन्होंने 5 सेक्टर, जिसमें लेदर, टेक्सटाइल, सर्जिकल गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स और कारपेट पे टैक्सेस 1 जुलाई 2016 से ख़त्म कर दी। मैंने तुमसे कहा था जब पता चल गया कि इससे बीमारी हो रही है तो अभी से कर दें। एग्जैक्टली क्यों वेट करें 3 महीने? तो 3 महीने आपके ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन होगी। हाँ, 3 महीने ये ऑर्डर फिर दूसरे हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो छीन के लेके जाएंगे। जितने जल्दी हमारे ऑर्डर हमको वापस मिल जाए। इस पे अभी ये है कि फोकस किया जा रहा है बाकायदा इस पे। मैंने टीवी के प्रोग्राम में कहा था, अपने कॉलम में भी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये माली साल जब ख़त्म होगा तो नई माली साल से, क्योंकि IMF की कंडीशन ये है कि इस माली साल में सेल टैक्स के रेट में कोई तब्दीली ना हो, और यहाँ 0 कर रहे हैं आप सेल टैक्स को, न लेना न देना। तो मेरे ख्याल से 1 जुलाई से चलिए तो फिर बहुत बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज़ उनकी जो थी, इंडस्ट्रियल पावर कंज्यूमर्स के लिए 3 रुपए कम करें उन्होंने, वो भी एक और वो भी कब से शुरू होगा डॉक्टर साहब? वो मैंने सुना नोटिफिकेशन आ गया। मैं बाहर गया होता डोमिनिकन रिपब्लिक और टोरंटो, उसके बीच में मुझे पता चला कि आ गया। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करके गए थे और एक वो बड़ी बात थी, उसका बड़ा खैर मकदम किया गया है। लोकल एनर्जी की सिचुएशन बेहतर हुई है, उसमें कोई शक नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर हुई है, कराची का ऑपरेशन बहुत बेहतर हुआ है, और अब दोबारा बड़े बड़े ग्रुप सरमाकारी कर रहे हैं, जेब में हाथ डाला है, पैसे निकाल के किटी में डाल रहे हैं, ट्रस्ट बहाल हुआ है। तो ये सब चीज़ें, एक तो बस मसला सिर्फ ये होता है, हमारा मुल्क एक्ट ज़रूर करता है बट टू स्लो एंड टू लिटिल है हमारे मसला। मैं आपको एक बात कह के अपनी आप किस तरह तेजी बात से ख़त्म करूँगा। जब मुझे GSP प्लस मिला 2 बजे रात को, चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर थे पंजाब के, मुझे कॉल आई, क्योंकि मैं मुसलसल राब्ते में था। उसने कहा मुबारक हो, वोट गिनती में हम लोग जीत गए और GSP प्लस मिल गया। मैंने कहा शुक्र, अल्लाह ताला का शुक्राना। मैंने नफिल पढ़े। दूसरे दिन मुझे सुबह को 3 बजे तक 2 बजे तक दोपहर में इंडिया से इत्तला आई कि जो 8% उनका रिबेट था, पहले 3% था, 8% इंडियन गवर्नमेंट ने उनको और दे दिया, ताकि जो हमें 11% का फायदा हुआ है वो उनको 11%। दूसरे दिन रात को GSP प्लस मिला है, अखबारों में छपा है, सिर्फ अभी अमल भी नहीं हुआ, और इंडिया ने दे दी। तो ये होती है हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का मिनिस्टर ही नहीं है। क्यों, ये वाली बात भी मुझे आपसे करनी थी कि मिनिस्टर ही नहीं है और हम 1.5 साल से हम ये देख रहे हैं। मुझे ये बताइए कि हम फिर इम्प्लीमेंटेशन करने में टाइम क्यों लगाते हैं? बस ये हमारी एक है कि वी रिएक्ट, हमें तो उनको देख के सीखना चाहिए ना। एंड हमारी जो लेट हो जाती है चीज़, उससे क्या होता है कि हम वो पीरियड छोड़ दे। बायर वेट नहीं करता। दुनिया का सबसे रूथलेस जो आदमी होता है वो बायर होता है। उसको जरा सी कहीं पे पैसे कम मिलेंगे, वो खट से वहां जाएगा। तो उन्होंने ऑर्डर मेन प्लेस कर देते हैं। हर इंसान की साइकी है ये। तो आप कितनी पुरानी जगह से लेने वालों को नई जगह अगर आती है और अच्छी क्वालिटी और अच्छी प्राइस में, आप स्विच ओवर हो जाएंगे। क्योंकि आपने कोई एग्रीमेंट थोड़ी साइन करा हुआ है कि आप ऊंची प्राइस में नीची प्राइस में हम ही से लेंगे। और आप जब बड़े पैमाने पे कुछ कर रहे होते हैं और खास तौर से तिजारत का काम कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट की बात करें, तो उसमें तो आप कहीं वेट नहीं करते। ये बिल्कुल आपने सही कहा। एप्टमा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब आपसे कि उनकी जानिब से जो टेक्सटाइल मिल की बंदिश थी, हज़ारों मुलाजमीन के लिए रोज़गार जाने के खदशे का इजहार किया गया था, क्या है वो सब? देखिए, हमारे मिल इस वक्त काफ़ी बंद हो गए हैं, 110 मिल के करीब। हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है अभी हम 60% पे चला रहे हैं, 70% मैक्सिमम चला रहे हैं, 30-35% आइडियल है, यानी खाली पड़ी है। ये किसी फैक्ट्री के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि लेबर आ रहा है, बिजली जल रही है और बैंक में मार्कअप लग रहा है, तो लेकिन मशीन नहीं चल रही। चाहिए कि उस जो मिलें बंद पड़ी उनको फौरी तौर पे जो है बहाल कराया जाए। मशीन बहाल क्या होता है, ऑर्डर होंगे तो बनाएंगे ना। ऑर्डर कम हुए हमारे और उस प्राइस पे मिल रहे हैं जिसमें मार्जिन बहुत कम रह गया। उसकी वजह से जो मिल
एवरेज आउट नहीं कर सकते, वो बंद हो गए। और बाकी ने प्रोडक्शन कम कर दी अपनी, 50-60% पे 70 पे चला रहे हैं। लिहाजा हमारी ये जो सनत है टेक्सटाइल की, ये 365 दिन चलती है, 3 शिफ्ट चलती है, 3 शिफ्टों में पूरे दिन 24 घंटे। बिल्कुल। और इसमें बंद होने का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें तो मशीनें मेंटेनेंस होती रहती हैं चलती हुई में, और वो चलती रहती। अब यहाँ पे ईद की छुट्टियां हुई थी तो 5 दिन बंद थी यहाँ छुट्टी, सनत इस बार बंद करी क्योंकि ओवर टाइम डबल नहीं दे सकते थे। ये सब चीज़ें एक मैसेज भेज रही हैं कि आपकी टेक्सटाइल की सनत कॉम्पिटिटिव नहीं रही है और रीजनल कॉम्पिटिटर्स आपसे सस्ते और मुकाबलती बन गए। यही वजह है कि बायर्स के ऑर्डर्स वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। अब हुकूमत ने कुछ फैसले किए हैं, अल्लाह करे ये जल्दी से इम्प्लीमेंट हो और फिर बायर दोबारा हमारे पास आए। हमारी क्वालिटी इंडिया से बेहतर है, सही, हमारी क्वालिटी बांग्लादेश से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड बनाते हैं और अब से नहीं कितने दिहाइयों से ये काम हो रहा है। वही जब शुरू किया था प्रोग्राम से मैंने आपसे पहला सवाल ही किया था कि एक वक्त था और आज हम कहाँ हैं। तो अब जब मैं बात करूं डॉक्टर साहब आपसे कि जो मौजूदा हमारी मौशी सूरत हाल है, क्या तसल्ली बख्श है? देखें, इकोनॉमिक कारकर्दगी तो बेहतर हुई है, हमारे रिजर्व्स बढ़े हैं, हमारे बजट डेफिसिट जो है 5.5% तक आ गया, 8% से 8.5 से। हमारी रेमिटेंसेस $18 बिलियन हो गई, हमारा अफरात-ए-ज़र 4% पे आ गया, 4.5% के ऊपर। हमारा डिस्काउंट रेट कम हुआ, लैंडिंग रेट्स कम हुए, बैंकों के रेट्स 6% पे 7% पे आ गए। तो ये सब चीज़ें वो हैं कि जो एक सरमायाकार को मोटिवेट करती हैं कि वो नई सरमायाकारी करे, नया इन्वेस्टमेंट करे। और मैं समझता हूँ कि मुल्क के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होने की वजह से और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होने की वजह से चाइना ने भी ये $46 बिलियन के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में सरमायाकारी की है। और वो प्रोजेक्ट्स जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है और जो हुकूमत कर रही है, वो तकमील के बाद मानूर में पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह खुशहाली का एक दौर आएगा। इंशाअल्लाह। और खित्ते के तमाम ममालिक पाकिस्तान को उस अंदाज में देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में, और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, वो वक्त है 3-4 साल का, पाकिस्तान एक वाइटल एंड इम्पोर्टेंट मेंबर जो है इस खित्ते का इंशाअल्लाह बन के उभरेगा। बिल्कुल पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, जब सोचेंगे जब ये चीज़ आगे आएगी भी। हमें इंडिकेटर है ना जो आप कह रहे हैं नज़र आ रहे हैं। D8 ममालिक के माहदे की अगर मैं बात करूँ डॉक्टर साहब आपसे, वो क्या है? माहदे के तहत जो D8 ममालिक हैं उनके दरमियान जो तजारत का हजम था 2018 तक $500 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक भी हुआ। ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं 8, और उनकी एक ये ब्लॉक है D8, और D8 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन उसको रेटिफिकेशन नहीं हुई थी, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अब इस मीटिंग में D8 की ये फ्री ट्रेड है, फ्री तिजारती माहिदा इन ममालिक के दरमियान हो गया है, और उससे ड्यूटियाँ जो थी वो ख़त्म हो जाएंगी। और 2018 तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी आपस की 8 ममालिक की तिजारत जो है वो $500 अरब तक पहुंच जाएगी। सही। और तो दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है कि वो FTA कर रहे हैं, बैरियर खोल रहे हैं, और अपने रीजनल ट्रेड पे बड़ा जोर है, इलाकाई तिजारत जिसको कहते हैं, और उस पर फोकस करके वो बिजनेस बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ बैठे हैं और हम टेक्सटाइल पे बात करने के साथ साथ टैक्सेस पे बात ना करें आपसे तो ये ज़्यादती हो जाएगी। IMF के जो कर्जे हैं, कहा जाता है हुकूमत टैक्सेस जो हैं उनमें दिन ब दिन उनसे कर्जे भी ले रही है, उसके लिए दिन ब दिन इजाफा भी हो रहा है। आप समझते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी जो है दुरुस्त है? देखिए, हमारा डेट बहुत बढ़ गया है, हमारा डेट $68 अरब से ज़्यादा का हो चुका है। लोकल बोरिंग भी बैंक से, सेंट्रल बैंक के थ्रू है, कमर्शियल बैंक से है, और हमारा डेट लिमिटेशन एक एक्ट है, एक हमारा कानून है, वो कानून हमें 60% से ज़्यादा डेट को GDP के नहीं लेने देता, इजाज़त नहीं देता। हम ऑलरेडी 64% पे पहुंच गए। तो खुदारा हमें अपने डेट को कंट्रोल करना है। 2016-2017 बहुत सख्त साल है, क्योंकि हमें ज़्यादातर कर्जों की वापसी जो है वो 2016 और 17 में IMF से ये आखिरी किस्त है, 10वीं ख़त्म हो जाएगी फिर। तो आप कहाँ से कर्जे उठाएंगे?
उतारेंगे मतलब। तो उसके लिए आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, उसके लिए आपको अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बेहतरी लानी होगी कि लोग सरमायाकारी करें। एक समझते हैं कि अब जो हालात हैं तो इसमें लोग जो हैं वाकई आएंगे, बाहर से आके सरमायाकारी करेंगे, अंदर जो इन्वेस्टर हैं उनकी तो बात हम अभी छोड़ ही देते हैं ना। देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बाहर के लोग भी आ रहे हैं और चाइना भी आ रहा है, तो उसमें सरमायाकारी तो आनी है। उसके बाद हमने ये देखना है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मंसूबे लग रहे हैं उसमें टर्की ने वायदा करा है, चाइना ने वायदा करा है, पाकिस्तान के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उन मंसूबों को प्रॉपरली प्लान करें कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बिजली गैस पानी किस रेट पे, फिर क्या मराहत आप दे रहे हैं जो दूसरे दुनिया में है, टैक्स की मराहत है, आप कस्टम ड्यूटी की मराहत है, इन पे गौर ये किया सब जाए, इनको सोचा बड़ा रिसर्च करके बनाया जाए ताकि हर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कामयाब रहे। नहीं तो एक भी फेल हो गया तो ये जो जितने परिंदे यहाँ आने की सोच रहे हैं सरमायाकारी करने के लिए, ये नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब, ये जब हम बात करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की, चाहे वो टेक्सटाइल हो या हम अपने किसी भी इदारे की बात करते हैं, तो उसमें बात होता है कि हर साल एक उसका टारगेट रखा जाता है मुआशी तरक्की के लिए ख़ास तौर से। तो हम अगर बात करें कि इस साल अगर कोई आप लोगों ने टारगेट रखा है इस इंडस्ट्री ने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने, तो क्या उससे आप लोग अचीव करने की रखते हैं तवक्को कि वाकई वो अचीव कर पाएंगे, या हर साल की तरह हम जिस तरह देख रहे हैं कि देखिए एक्सपोर्ट टारगेट हमने रखा था, टेक्सटाइल पॉलिसी आई थी पहली, तो मैंने निकाली थी 2009 से 2014 तक, फिर एक साल तक कुछ नहीं आई, फिर दूसरी टेक्सटाइल पॉलिसी आ गई है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उस पर। हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी 30% सिर्फ इम्प्लीमेंट की थी, 70% उसकी इंसेंटिव्स पे, इमारात पे अमल नहीं हुआ था। इस बार भी मिनिस्टर साहब भी नहीं है, टेक्सटाइल पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने में इतना टाइम ये वो वाली बात रह गई थी, वैसे मिनिस्टर का ना होना वो बीच में रह गई थी, अभी कंप्लीट नहीं की। टेक्सटाइल एक इतना अहम सेक्टर है और उस सेक्टर में अगर मिनिस्टर नहीं है, या बांग्लादेश में हर महीने टेक्सटाइल का मिनिस्टर गारमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मीटिंग करता है और मजाल नहीं है कि उनसे कोई उनके प्रॉब्लम इश्यूज वो जो बताएं वो हल ना हो फौरन। क्या वजह है हमारे यहाँ, क्यों इसको इतना निगलेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है, किसी भी चीज को ऐड करने के लिए कोई हो तो आप उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं अपनी तमाम जो आप लोगों की जरूरियात है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बनाई जाए अलग जैसे और ममालिक में, ये एक बहुत ही अहम वजारत है और टेक्सटाइल हमारी मेन रीढ़ की हड्डी है जैसे आपने कहा। लेकिन अब जो नज़र आ रहा है, वो सुनने में जो बात आ रही है वो ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मर्ज कर रहे हैं जो पहले थी, और एक ही मिनिस्टर होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का मिनिस्टर है, वो टेक्सटाइल का भी मिनिस्टर होगा। तो आप लोग फिर एग्री करते हैं जितने भी इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं? लेकिन मेरे लिहाज से तो टेक्सटाइल की मैंने तो खैर एडवोकेट करके करवाई थी कि सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए, उसके मसाइल हैं बड़े गंभीर, उनको तरजीही बुनियादों पे हल किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला आ जाता है, उसमें आप खो जाएंगे, टेक्सटाइल में आप सिर्फ टेक्सटाइल की बात करेंगे। लिहाजा मेरे नज़दीक तो इस सनत को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये सनत हाथ से गई तो फिर दोबारा नहीं आई। दोबारा नहीं। पॉलिसी की वही बात चल रही थी अभी कि आपने कहा कि आपने पहली पॉलिसी बनाई और उसमें कामयाब भी हुए थे या नहीं, ये तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएं, लेकिन अब जिस तरह की पॉलिसी है उसमें आप समझते हैं कि कामयाब होंगे, वो टारगेट पूरा होगा? लेकिन टेक्सटाइल पॉलिसी जो है हमने जो बनाई थी उसमें फंड्स मुख्तस किए गए थे कि इतने फंड्स देंगे इन मराहत के लिए। वो पहले और दूसरे साल के 6 महीने मिले, 1.5 साल। उसके बाद उन्होंने कहा जी वो फंड्स सैलाब के नज़र हो गए, ज़लज़ले के नज़र हो गए, फंड्स नहीं। लिहाजा वो एक पॉलिसी जो बनाई गई थी उस पर सिर्फ 30% अमल हुआ। तो उस पॉलिसी % सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई, तो फिर फायदा क्या है ऐसी पॉलिसी बनाने का? डॉक्टर साहब, अब मैंने उनसे कहा कि हर साल आप बजट में फंड मुख्तस करें, हर साल के साल बजट में फंड्स दिए जाएं टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए, ताकि लोग अमल करें। अब मेरे में एक पॉलिसी थी ओपनिंग अप मार्केटिंग ऑफिसेज अब्रॉड, कि बाहर ऑफिसेज आप खोलें, 50% स्टाफ की सैलरी 3 स्टाफ तक और 50% किराया हम देंगे।
उस पे लोगों ने हमारे कहने पे बहुत ऑफिसेस खोले और बड़ा फायदा हुआ। उन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी, कोई बाहर नहीं आता था। 1 साल के बाद ना वो अब लीज बेचारे रिन्यू कराते हैं, मुझसे पूछते हैं हम रिन्यू कराएं कि नहीं कराएं, कोई ना इस स्टाफ की सैलरी भेजी जा रही है, उस पॉलिसी के तहत काम ही नहीं किया गया। तो ये चीजें बड़ी नुकसान तो उनको बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ जिन्होंने वहां जाके ऑफिस बनाए, बकायदा अपना सरमायाकारी। मैंने अपने इस्तांबुल में तो ऑफिस बंद कर दिया। ये वो ताल्क हकीकतें हैं मानूर, जो मैं तो इसलिए जानता हूँ, एट द बैक ऑफ माई पाम, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मैं उसमें हूँ, मैं आला ओहदों पे रहा हूँ, मैं बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करता हूँ, मेरा टेक्सटाइल बिजनेस है और मैं पूरा मुताला करता रहता हूँ इंटरनेशनली, रीजनली। तो मुझे तो एक बात, और मैं अब भी, क्योंकि पाकिस्तान ही सब कुछ है हमारा, जब भी जाता हूँ वज़ीर आज़म साहब से, कॉमर्स मिनिस्टर साहब से, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से, FBR के चेयरमैन से यही कहता हूँ कि इस सनत को बचा लें। ये एक ही सनत है जिसमें फलने फूलने का गुंजाइश है, जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, तो आगे जिसमें जब आप हमारे कह वर्कर एक्सपर्ट हैं हमारे। यहाँ पे डॉक्टर साहब कॉटन पैदा होती है हमारे कॉमर्स को जो है वो दे दिया जाएगा और वही इसको सारा उनके हैंडओवर होगा और देखेगा, तो फिर तो आप इसके लिए ये नहीं कह सकते कि आइंदा आने वाले सालों में आप इसको बेहतरी की जाने में जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उस तरह आप अपने काम, अपनी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ कि टेक्सटाइल की सनत का एक ट्रीटमेंट डिफरेंट रखें, जो सबको पता हो, जो टेक्सटाइल से मुंसलिक है। हाँ, 50% एक्सपोर्ट आपको दे रहा है और उसका एक्सपोर्ट का टारगेट रखें। ये चीज़ें जब हटें तो बोले हम हटा रहे हैं लेकिन हमें इतनी % एक्सपोर्ट चाहिए। सही। आज आपका एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह जब कम हो रही है, मेरा दिल टूट जाता है कि GSP प्लस भी मिल गया, मार्कअप रेट भी कम हो गए, फिर भी आपकी एक्सपोर्ट और नई सनत नहीं लग रही और एक्सपोर्ट गिरी जा रही है। तो फिर डॉक्टर साहब आपसे यही सवाल आ जाता है मेरे सामने तो कि टेक्सटाइल की जो तेजी से गिरती हुई इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं, इसको किस तरह सहारा दे सकते हैं, किस तरह इसको एक बार फिर से खड़ा कर सकते हैं? हमें अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाना होगा। हमारी सनतें छोटी छोटी हैं, उनको एक्सपेंड करके उनका इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ाएंगे। जब सनत का इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ता है तो उसकी पैदावारी लागत खुद कम हो जाती है। आज मेरे यहाँ 600 बैग पैदा हो रहे हैं लियान के, तो मेरी तमाम खर्चे 600 बैग पे बटेंगे। अगर 300 बैग पैदा हो रहे हैं तो वो इतने बड़े खर्चे 300 पे पड़ जाएंगे। जब 300 पे पड़ेंगे तो महंगा हो जाएगा। तो एक तो हमने अपना इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ाना है, दूसरे हमें अपनी कैप्टिव पावर जो सस्ती एनर्जीज है उस पर जाएं, और हुकूमत इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगाई हुई है वो एक्सपोर्ट पे 0 करे, थंब रूल, एक्सपोर्ट 0 रेटेड। अब उन्होंने ये जो 5 सनतों को 0 रेटेड किया है, उसके साथ साथ वो तमाम टैक्सेस भी ख़त्म करें जो एक्सपोर्ट पे थोप दिए गए हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट कोई भी टैक्स अफोर्ड ही नहीं कर सकती। और ये सिर्फ पाकिस्तान की सनत नहीं, दुनिया की सनत में एक्सपोर्ट में कहीं पे भी टैक्स नहीं लगाया जाता। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और नाज़रीन, आपको यही कहूँगी कि डॉक्टर साहब ने आज जितनी इन्फॉर्मेटिव बातें की हैं, और आज के लिए इतना ही। महानूर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।